राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आपका स्वागत है साथियों इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखने वाले हैं वो आप लोगों का जो परीक्षा है और सोशल साइंस का, और बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। उसमें हम लोग सटीक वार करते हैं और VVI क्वेश्चन का प्रहार करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशनल दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत VVI प्रश्न है एंड ईजी प्रश्न, जैसे कि आप बहुत बार क्वेश्चन बैंक में ऐसा प्रश्न आप देखे होंगे कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेडरिक सॉर्यू जो था वो फ्रांसीसी कलाकार थे। तो फ्रांसीसी चित्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ। तो पूना पैक्ट कब हुआ था। तो जैसे कि आप सभी को पता है या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पूना पैक्ट सितंबर के माह में 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। तो सबसे अधिकली जो सिल्क मार्ग दो महाद्वीपों को जोड़ता है वो एशिया और यूरोप है। ठीक है, एशिया और यूरोप है। ठीक है, इसमें अफ्रीका को भी जोड़ा जाता है लेकिन मुख्य रूप से एशिया और यूरोप को ही जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता जो मिला था वो 1832 में मिला था, कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस जगह पे 1932 हो सकता है, मिस टाइपिंग को हो गया हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1832। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो जो नवीकरण योग्य संसाधन आप जानते ही हैं कि किसे कहते हैं और नहीं कहते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं जिनको हम लोग फिर से बना सकते हैं, फिर से वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो मतलब अनवीकरणीय की बात हो रही है। तो अनवीकरणीय क्या है, इनमें से कौन सा होगा। तो अनवीकरणीय देखिए कि जीवाश्म जो है वो अनवीकरणीय, एक बार खत्म हो जाएगा फिर बनने में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए जीवाश्म जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत किया गया था वो 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो जो झारखंड में यहाँ पे एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अब्रक अधिक मात्रा में या अब्रक की उत्पादक यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो और यहाँ पे कह सकते हैं कि अब्रक यहाँ पे अधिक मात्रा में खनिज, अब्रक खनिज बहुत पाया जाता है, इसीलिए झारखंड कोडरमा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कहता है कि भारत में किस राज्य का एक अपना संविधान है और था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत में किस राज्य का अपना संविधान यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए बट अभी है नहीं। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट आगे देखिए कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है। तो न्यायपालिका की नियुक्ति देखिए यहाँ पे जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो दिया नहीं है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका का नियुक्ति जो है एक राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट जो लागू किया गया था वो 1956 में लागू किया गया था। ठीक है, तो 1956 एग्जैक्टली जो समय उसका डेट यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, 1956 है बट उसका समय यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। देखिए इसका जो है 31 अगस्त, जी हाँ 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 31 अगस्त 1956 को ये राज्य पुनर्गठन को लागू किया गया था। ठीक है, जिसको 7 केंद्र शासित राज्य में विभक्त किया और 14 राज्य में डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया हुआ है 2006 में देश में कितने राष्ट्र स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। तो 2006 में जो है 6 दल जो थे वो राष्ट्र स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ठीक है,
कितने? 6, जी हाँ 6। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है, कहता है कि एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु का निर्माण किया जा रहा है और अधिकांश उसमें प्राकृतिक वस्तु का ही प्रयोग किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक उत्पादन के क्षेत्र में ही रह के किया जा रहा है, मतलब टोटल कुछ उसमें प्राकृतिक चीज़ है, तो वो कौन सा क्षेत्रक में आएगा? तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। किसमें आएगा? प्राकृतिक क्षेत्रक में आएगा। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है। तो औपचारिक और अनौपचारिक समझिएगा, यहाँ पे अनौपचारिक दिया हुआ, हम थोड़ा सा हम गलत पढ़ दिए, अनौपचारिक दिया हुआ, औपचारिक नहीं। औपचारिक और अनौपचारिक, तो औपचारिक उसको कहते हैं जिसमें बैंक और सहकारी समिति मिलकर ऋण को प्रोवाइड करवाता है, उसको औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक कहते हैं जैसे कि उसमें साहूकार हो गया, व्यापारिक संगठन या व्यापार करने वाले लोग हैं, या फिर हमारे जैसे जो राष्ट्र को नहीं चलाते हैं। कहने का माने ये हुआ कि वो अपना प्राइवेटली इनकम को लोगों के बीच में डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कि उनको देते हैं और उनको देकर उससे भारी मात्रा में मोटा ऋण लेते हैं, उसी को अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यापारी जो है वो अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी जो है वो जो जारी करने का काम है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है, मतलब RBI का है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? वो है विश्व व्यापार संगठन। कौन है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में मोटर गाड़ी निर्मित करने वाले, वर्तमान की बात तो इसमें नहीं कह सकते, वर्तमान में कोई दूसरा कंपनी है, बट किताब के अनुसार जो आप लोग को बताया जा रहा है और जिससे क्वेश्चन बनाया गया है वो फोर्ड मोटर्स है। लेकिन वर्तमान के समय में कुछ अलग कंपनियां हैं। ठीक है, तो फोर्ड्स मोटर है, एक साल में जो अधिक मात्रा में मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी अलग है, लेकिन विश्व में सबसे मोटर गाड़ी निर्मित कंपनी जो है वो फोर्ड मोटर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिया हुआ है क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1932 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1932 में लागू किया, माफ कीजिए 1972 में लागू किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए देखिए कि भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो ये आपसे भी जानते हैं और हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो चावल और गेहूं जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसलों के रूप में जानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक फ्रेंची भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? तो देखिए, जो अल्पसंख्यक फ्रेंची भाषी लोग थे वो तुलनात्मक रूप से जो बहुसंख्यक डच समूह के लोग थे उससे समृद्ध माना जाता था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डच। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो पोखरण जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में ये पड़ता है पोखरण। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन 1885 में किया गया था। तो आपका सही आंसर 1885 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो देखिए, ये सभी प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो कांशीराम जो थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, डी। ठीक है, चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन है? डी है। ठीक, चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ कहता है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं जो देखा जाता है वो बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो तृतीयक क्षेत्रक से जो संबंधित है वो बैंक सेवा है, बैंक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है और ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो वो नियोक्ता है। कौन है? नियोक्ता। वो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल
नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में हम अभी तक सोशल साइंस का 6-7 वीडियो ही प्रोवाइड करवाए हैं, और 6-7 वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते, सही से क्लियर कर लेते, तो आप देखिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो कैश फॉलो जो रखते हैं वो बैंक, वो 15%, 15% रखते हैं। कितना? 15% रखते हैं वो अपने नगद के 15% वो रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो ये सभी वीवीआई प्रश्न आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए कहे थे ना, शुरू में ही हम कहे थे कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सूरज सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो इस बात के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। जब तक आपका परीक्षा नहीं तो तब तक वीडियो लेकर आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।